आपको क्या लगता है, पहलगाम की जो घटना है, ये अंतिम घटना है? अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा दुश्मन कौन है? वही ढाई मोर्चे की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के मायने हमें समझने होंगे। हमारी सेना है, पुलिस है, सरकार है, व्यवस्था है, जो 2 मोर्चे पर आसानी से लड़ रही है। एक तरफ चीन है, पाकिस्तान है, जहाँ हम लगातार दबाव झेलते रहते हैं, जिसके लिए हमारी सेना के जवान लगातार कुर्बानियाँ देते रहते हैं। युद्ध होगा सीधे-सीधे और हमारी जो सेना है, वह बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहती और देश के लिए जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे करने में वह कभी पीछे नहीं रहे हैं और उन्होंने सहर्ष बलिदान दिया है। लेकिन ये जो ढाई मोर्चा है, आधा वाला, वह किस तरह से काम करता है और उससे हमें कैसे लड़ना है, यह बात हमें समझना होगा। सबसे पहले तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जिन्हें स्कूल, कॉलेज और पब्लिक फोरम पे हमें खुल के बताना होगा कि कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। वही डूज़ एंड नॉट्स एकदम स्पष्ट होने चाहिए, यही करना है। जब ऐसी परिस्थिति होगी तो कोई समझौता नहीं करना है। सोचिए जब भी इस तरह के कोई आतंकी हमले होते हैं, बचाव का कोई रास्ता नहीं समझ में आता। बेगुनाह, निःशस्त्र, बेचारे लोग शिकार बनते हैं और सोचिए आतंकी अपना पूरा जौहर प्रदर्शित करते हैं। अब आप किसी भी आतंकी घटना को लीजिए, जब आम लोगों पर वो हमला कर रहे होते हैं, तो क्या आम लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? या फिर जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाए कि अब मारे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो हम कुछ बातें खुद भी तो सोच सकते हैं कि मरना तो है ही, तो बस क्या ऐसे ही मर जाएँ? सोचिए 26 लोगों ने जान गँवा दी। क्या हम लड़ सकते थे? मारा जाना तो निश्चित था कि मरेंगे ही और अगर लड़ कर मरे हों, तो हर्ज क्या है? क्योंकि मरेंगे, ये भी निश्चित है। जब आप खुले में जान बचाने के लिए भागते हैं, तो उस वक़्त हमारा शिकार करना और आसान हो जाता है और बड़ी आसानी से गोलियाँ अपना काम कर लेती हैं। वहीं जब हमारे पास कोई हमलावर, आतंकी या कोई भी हो और उससे हम मैन टू मैन, आमने-सामने अपने कमज़ोर शरीर और हाथ से भी मुकाबला करने लग जाते हैं, एक के बजाय 2, 3, 4 लोग, कि चारों ही मरेंगे अब। ऐसे में हम बचने की कोशिश क्यों करें? लेकिन जो हमलावर है, उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। घायल तो कर सकते हैं, एक गोली लगेगी, ठीक है, मर जाएँगे, फिर दूसरा आदमी भी मारा ही जाएगा। तो थोड़ा लड़ के मरा जाए ना। तो हमारे अपने जो स्कूल, कॉलेज और व्यवस्था हैं, कि जब इस तरह की कोई वारदात हो, कोई हमला हो, तो उस वक़्त लड़ना है, ये हमें तय कर लेना चाहिए। चौक में हो, चौराहे पर हो, बाग में हो या घर में ही, अगर कोई हम पर हमला करता है, तो बस ऐसे ही मर जाएँ और बस हम सहानुभूति के पात्र बने कि बेचारों को मार दिया गया, हाय हाय! हाँ, बुरा हुआ, पर हमें लड़ के मरना है। यह बेसिक चीज़ हर बच्चे को बतानी चाहिए। हर स्कूल, कॉलेज, आम आदमी को कि जब इस तरह का कोई हमला हो और आतंकी हमें मार रहा हो, कितना भी उसके पास सोफिस्टिकेटेड गन हो, वहाँ भी लड़ना है क्योंकि बचेंगे नहीं हम, ये तो निश्चित है। लेकिन लड़ने की जब हम कोशिश करेंगे, तो उस परिस्थिति में कुछ संभावनाएँ बन सकती हैं, क्योंकि जो हमलावर है, उसके लिए भी उतने ही खतरे बनेंगे और फिर हो सकता है इस छीना-झपटी में उसका असलहा हमारे हाथ लग जाए। सोचिए 4 आतंकी थे, 6 आतंकी थे, 2 थे, 26 लोग ऐसे ही मार दिए गए। कुछ लोग गोलियों का आवाज़ सुने और भागना शुरू कर दिए। आप जब खुले मैदान में भागोगे, तो सोचिए आपको मारना कितना आसान हो जाएगा।
तो इसको मतलब जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, राजनीति है, सिनेमा है, सोशल मीडिया है, उस पर ये बातें हम शेयर करें और कहें तो बेहतर नहीं होगा? कि जब भी कभी ऐसा स्थिति आए तो वहाँ लड़ के मरना है। क्योंकि जब कोई गन लेके सामने खड़ा है और फायर कर रहा है तो वहाँ बचेंगे नहीं, ये तो निश्चित है। तो बचने की कोशिश क्या करना? थोड़ा-सा लड़ लिया जाए। ईंट-पत्थर जो भी पास में हो, उसका इस्तेमाल किया जाए। भई नाखून, मुँह, दाँत ये सब है ना हमारे पास, ये पर्याप्त हथियार बन सकते हैं। और जब भी कोई हमला कर रहा हो, चाहे आप स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी टूट पड़िए एकदम से, आँखें निकाल लीजिए उसकी। इतनी कस के उसको काटिए कि एकदम मांस निकल आए। कर सकते हैं ना? कि बस मैं डर रहा हूँ, मुझे मत मारो। ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? बस यही कहते बोलते रहेंगे। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमेशा शिकार बनते रहेंगे। मुकाबला करना होगा, सिर्फ़ सेना के जवान मरने के लिए नहीं है। ट्रेन्ड लोग हैं, वो अपराधियों से, आतंकियों से, दुश्मनों से आमने-सामने गन फाइट होगी, लड़ेंगे, योजना बनाएँगे। लेकिन हर जगह सेना के जवान, पुलिस के जवान एक-एक आदमी को सुरक्षा देने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। ऐसे में जब भी कोई अपराधी, आतंकी किसी हम महिला पर कोई आदमी, कोई भी हो, हमला करता है या कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो प्रतिकार तो उस वक़्त उसी को करना पड़ेगा ना। और कोई हथियार नहीं चाहिए। हमारे हाथ, नाखून, मुँह पर्याप्त है। पूरी ताकत से लड़िए क्योंकि मरना वहाँ पे निश्चित है। ऐसे में लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब ये ढाई मोर्चे की बात जो आधा मोर्चा अपने लोग हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो माहौल बनाते हैं। पता नहीं किस-किस तरह के वाहियात वीडियो बनाते रहते हैं, बातें कहते रहते हैं। देश का मायने क्या इनको नहीं पता है? या फिर पता है और बेहतर ढंग से पता है पर रोज़ी-रोटी, व्यूज़, सब्सक्राइबर, लाइक के चक्कर में ऐसी अभद्र और निर्लज्ज बातें करते हैं, वो स्त्री हो, पुरुष हो, उसके नाम आप खुद सर्च करिए क्योंकि उनके नाम का ज़िक्र करना और उनके बारे में बात करना, वो भी ठीक नहीं है। ये जो ढाई मोर्चे की लड़ाई है, उसमें जो आधा मोर्चा है, वो सोशल नेटवर्क, हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो माहौल बनाते हैं और उनकी रोज़ी-रोटी का आधार यही है। अपने देश और सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना। सोचिए उनके पास जो विज्ञापन आता है, कमाई का जो साधन है, यही एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट और वो बातें करते रहते हैं और कहते क्या हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। ये क्या सवाल पूछ रहे हो? ऑलरेडी उसके जवाब पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। फिर भद्दी-सी शक्ल बनाते हैं, दुखी होते हैं कि देखो ये फलाने ऐसा नहीं है, वैसा है। तो सोचिए आतंकियों के पक्ष में भी ये सहानुभूति वाला माहौल पैदा कर रहे हैं कि आतंकी ऐसे नहीं है, हिंदू-मुसलमान नहीं है। सच बोलो, हिंदू-मुसलमान की समस्या है। यह एक वैचारिक युद्ध है। आतंकवाद बिना विचार के नहीं हो सकता है। उसकी कुछ धार्मिक चेतना उसमें जुड़ी हुई है, जिसमें विचारधारा है, जिसमें एक निश्चित लक्ष्य लेकर एक समुदाय चल रहा है। अब सारे मुसलमान ऐसे हों, सारे हिंदू ऐसे हों, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग हैं, वो पर्याप्त संख्या में हैं, जो समाज को अच्छे से नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनसे भी हमें ही लड़ना है और उन्हें साफ-साफ बताना होगा कि देखो ये हमारे समाज में ये फला लोग हैं, फला जात के हैं, फला मज़हब के हैं और वो ऐसी हरकत कर रहे हैं तो इसके पीछे ये कारण है। तो जब हम इस पे बात नहीं करते और बचाव की मुद्रा में आ जाते, नहीं, 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 ये फलाने बड़े अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो समस्या होती है। सोचिए कश्मीर में अगर आतंकियों ने धर्म पूछ के, कलावा देख के और शारीरिक शरीर देख के, वही प्राइवेट पार्ट्स, डिसाइड किया कि किसे मारना है, तो क्या आप कहेंगे नहीं कि ये इस्लामिक आतंकवाद का ही रूप है? अब वहाँ बचाव करने का भला क्या तरीका है? जो हमारे स्थानीय मुसलमान हैं, वो भी तो यही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कलमा नहीं पढ़ पाए इसलिए मारा। अब लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई इस बात को स्वीकार करिए और जब किसी समाज पर, किसी समुदाय पर और लोगों पर सवाल उठाए जाएँगे, तो यह जवाब उन्हें ही देना है कि वह वैसे नहीं है। अब कोई पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, ऐसा कर रहा है। अब वो वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखो मुसलमान ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब जब आप ये बताते हो कि मुसलमान पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, मदद कर रहा है,
तो उसमें क्या ये मैसेज नहीं छुपा होता कि मुसलमान आमतौर पे ऐसा नहीं होता है? अगर ये कर रहा है तो बड़ी बात है। यही तो नॉर्मल बात है, जो भी ढंग का आदमी होता है, वह लोगों की मदद करता ही करता है। इसमें मुसलमान कर रहा है इसलिए बड़ी न्यूज़ बनने की क्या बात है? गाँव देहात में, शहर में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो जो स्थानीय लोग रहते हैं मदद करते ही हैं। उसमें कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, ऐसी कभी कोई बात नहीं आती है। अगर आती है तो वो शर्मनाक बात है, वो इंसानियत के विरुद्ध है। तो इस बार कश्मीर में अगर ये होता है ना कि सरकार ने क्या किया, 370 हटा देने के बाद क्या हुआ, तो जो बदलाव आया वो दिख रहा है। क्योंकि हमारे तमाम दोस्त और बाकी लोग या फिर सोशल मीडिया पर ये देखते थे कि वहाँ के जो लोग थे, शिकारे चलाने वाले और स्थानीय छोटे-मोटे खोमचे लगाने वाले व्यापारी, वो कहते थे अच्छा आपके इंडिया में, और इस बार कह रहे हैं कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये बदलाव हुआ ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ की मस्जिदों में, बाज़ारों में मतलब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, काले झंडे लगाए जा रहे हैं और हमारे कश्मीरी मुसलमान तिरंगा लेके निकल रहे हैं। तो चीज़ें बदली हैं, इस बात के लिए सबको बधाई, कश्मीरी मुसलमानों को भी बधाई। पर यह यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती है, जब तक घाटी में कश्मीरी पंडित घर वापसी नहीं करेंगे। और सोचिए अभी जो रिपोर्ट पढ़े जाते हैं, सोशल मीडिया पर तमाम बड़े-छोटे वीडियो देखे जाते हैं, उसमें जो पंडितों के पड़ोसी हैं, वह यह नहीं चाहते कि पंडित वापस यहाँ आएँ, बसें और अपने मंदिरों में पूजा-पाठ करें। तो यह तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक 3 लाख कश्मीरी पंडित घाटी में वापस नहीं जाएँगे और कश्मीर का मुसलमान उन्हें अपना भाई स्वीकार नहीं करेगा। सोचिए इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं, तो आप कब तक छलावे में रहेंगे? ये जो ढाई मोर्चे की लड़ाई है ना, ये पॉइंट 5 वाला, वो यही वाला है। जो कथित बुद्धिजीवी हैं, समाज में विचारधारा को चलाने और कंट्रोल करने वाले लोग हैं, जो देश के अंदर ही हैं, भारत के नागरिक हैं, पर वो भारत के विरुद्ध नैरेटिव चलाते रहते हैं, वाहियात बातें करते रहते हैं। अब सोचिए तमाम तरह के फेक वीडियो और एंटी मोदी होने के नाते ठीक है भाजपा का विरोध करिए, अगली बार वोट देकर सत्ता से बाहर कर दीजिएगा, किसी और पार्टी को चुन लीजिएगा। लेकिन मोदी के विरोध में भारत का विरोध करने लग जाना कहाँ तक उचित है? तो इससे बचने की आवश्यकता है। लोग मारे गए हैं। अब पता चलता है कि इसमें भी ऐसी-ऐसी वाहियात और तमाम न जाने कैसी-कैसी कहानियाँ ढूँढ के लाई जा रही हैं कि कुछ का कुछ साबित कर दिया जाए। और अच्छे स्क्रिप्ट और अच्छे अभिनय के साथ इससे बचिए। जो आधे मोर्चे की लड़ाई है, सोशल नेटवर्क पर भी चल रही है। तमाम आर्टिकल और जो कथित बुद्धिजीवी व्यापारी हैं, वो बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है या यूँ कहें कि जो इस तरह के वाहियात लोग हैं, उनको बायकॉट करने की ज़रूरत है। बायकॉट लिखना भी नहीं है, उनके नाम का ज़िक्र भी नहीं करना है। बस उनको लाइक, सब्सक्राइब नहीं करना है, उनको देखना नहीं है। अपने आप वो अपनी मौत मर जाएँगे। मतलब जब लाइक, सब्सक्राइबर ये लोग नहीं मिलेंगे, व्यू नहीं मिलेगा तो अपने आप कमाई बंद हो जाएगी। क्योंकि सारा खेल पैसे का है और कश्मीर में भी जो इस बार भारत के साथ खड़े होने वाले वीडियो आ रहे हैं, उसके पीछे भी पैसा ही है। सोचिए पिछले साल 35 से 40 लाख टूरिस्ट कश्मीर गए। मतलब कश्मीरियों की जेब में अच्छा खासा पैसा गया। अब इस पैसे का मोह भला कैसे कोई छोड़ सकता है? सुधरना ही पड़ेगा और कश्मीरी हमारे ही भाई हैं। अब और जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भारतीय हैं सब इसमें समाहित हो जाते हैं। अलग से किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कुछ भी नाम देने कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भारत के लोग ही भारत का निर्माण करते हैं। भारत हम ही से बनता है। तो सबसे ज़रूरी जो याद करने की बात है कि हमको लड़कर मरना है। जब भी कभी हमला होगा, हम अकेले होंगे, सॉफ्ट टारगेट होंगे, हम मारे जाएँगे। इस बात को स्वीकार कर लीजिए, आप बचेंगे नहीं। तो गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। कम से कम 1 को तो मारेंगे, 4 मरेंगे, 1 मारा जाएगा, फिर हिम्मत नहीं पड़ेगी। कश्मीरी पंडितों के साथ भी तो यही हुआ, वो लड़े नहीं। सोच रहे थे सेना, पुलिस के लोग बचाने आएँगे, नहीं बचा पाएगा कोई, लड़ना पड़ेगा। सोचिए 3 लाख लोग घाटी छोड़ दिए।
अगर लड़े होते तो ये सिचुएशन नहीं होती। लड़ने की आदत, प्रवृत्ति, संस्कार, शिक्षा, चाहे जैसे भी एक लानी पड़ेगी, अपनी जगह बनानी पड़ेगी। ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी ज़मीन है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, लड़कर मरेंगे। तुम 10 हमला करोगे, मैं अकेला हूँ, मर जाऊँगा, लेकिन मार के मरूँगा। अब इस बात में उकसाने की बात आ सकती है, बिल्कुल है। क्या हमें गुस्सा नहीं आ रहा है? अब भी हम क्रोध नहीं कर रहे हैं? तो कम से कम इस बात को याद रखिए, जब हमला होगा, लड़ के मरेंगे। अब कसाब वाला उदाहरण लीजिए, कसाब कैसे पकड़ा गया था? कसाब को कोई एनएसजी के कमांडो ने नहीं पकड़ा था, एक कांस्टेबल ने पकड़ा था। सारी गोलियां उसने अपने सीने में ले ली, पर कसाब को छोड़ा नहीं। फिर दूसरे लोग आके पकड़ लिए। एक ही पकड़ा गया था ना कसाब। तो ये कुर्बानी केवल सेना के लोग नहीं देंगे, युद्ध है। और युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, ये भी जान लीजिए, क्योंकि हम लोग खतरनाक पड़ोसियों से घिरे हैं। पाकिस्तान भी नहीं खत्म होगा, और ये सिविलाइजेशनल वार है, ये चलेगा। तो विचारधारा के स्तर पे निरंतर हमें लड़ते रहना होगा, अपने पाठ्यक्रम सही करने होंगे, मदरसों की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। हम क्या धार्मिक शिक्षा भी हम क्या दें, यह भी हमें निर्धारित करना होगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उनको अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम अपने लोगों को किलिंग मशीन बनने नहीं दे सकते, वो कोई भी हो। आप किसी के लिए भी सॉफ्टनेस जो होती है खुद के अंदर, एक सहानुभूति की जो बात होती है, वह मत लाइए, स्वीकार करिए, सत्य ही है, लड़ना पड़ेगा बड़े भारी मन से और आक्रोश से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। सिर्फ सेना के लोग हमारे लिए बलिदान दें, यह जरूरी नहीं है। जब मौका आएगा, हर आम और खास को भी मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़ाई लड़कर ही जीता जाएगा। बस ऐसे ही मरना नहीं है। जो मरे हैं उनको ढेर सारी श्रद्धांजलि, पर आगे के लिए तैयार रहिए।